इतना समझ में आया आपको कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लांट में पाया जाता है, पहले बोलेंगे प्लांट में होता है। प्लांट में कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट में होता है। ग्रीन पार्ट में भी कहाँ होगा? तो उसकी लीफ में होगा। और लीफ में कहां पर होगा? मीजोफिल सेल में होगा। मीजोफिल सेल में कहां होगा? तो मीजोफिल सेल के अंदर उसके क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर? स्ट्रोमा में होगा। स्ट्रोमा में कहां पर? ग्राना में होगा। ग्राना में कहां पर? ग्रानम में। ग्रानम में कहां पर? थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड में कहां पर? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में कहां पर? क्वांटोसोम में। क्वांटोसोम में क्या भरा हुआ होगा? क्लोरोफिल भरा हुआ होगा। एक क्वांटोसोम में लगभग 230 पिगमेंट भरे हुए होते हैं। 230 220 230 पिगमेंट भरे हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं अप्रॉक्स। चलेगा? और आगे चले, इसका समझ में आया थैलेकॉइड क्या होता है, ग्राना क्या होता है, ग्रानम क्या होता है, क्वांटोसोम क्या होता है, ये वर्ड समझ में आया। ठीक, आपका ये क्या था? ये स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में क्या पाया जाएगा? ग्राना पाया जाएगा। ग्राना बना देते हैं यहाँ पर, ये देखो ग्राना बना देते हैं हम। ये रहा एक ग्रानम, ये रहा दूसरा ग्रानम, ये रहा आपका तीसरा ग्रानम, ये रहा आपका चौथा ग्रानम। ऐसे कितने भी ग्रानम बना सकते हैं आप, और बहुत सारे ग्रानम को आपस में जोड़ देंगे। किसकी मदद से जुड़ गए? लेमिला। ये जो जोड़ता है इसको लेमिला कहते हैं, और लेमिला की मदद से आपके बहुत सारे ग्रानम आपस में कनेक्ट हो गए, और ये कनेक्ट होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना दिए। इसको क्या बोलेंगे? ग्राना है। तो याद रखना, ये क्या है? ग्रानम 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 ग्रानम, और ग्रानम को जोड़ने का काम कौन करता है? लेमिला। तो लेमिला क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है दो ग्रानम के बीच में। और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे जो नीले रंग से अंदर बना है? ग्राना। तो ग्राना आपका समझ में आया। ग्राना में क्या होंगे? क्लोरोफिल पाया जाएगा, और क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से ग्राना का काम क्या है? ग्राना का मेन काम क्या है? ग्राना का काम है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन करना। याद रखिए, आपसे कोई पूछे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होती है? तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन यहीं पर होती है, ग्राना में। आपसे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? आंसर होगा ग्राना में। और इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो बचा हुआ पार्ट है ये स्ट्रोमा कहलाता है। अब स्ट्रोमा के बारे में पढ़ लेते हैं, स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या क्या होता है। तो स्ट्रोमा में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं स्ट्रोमा में। एंजाइम्स, बहुत तरह के एंजाइम दिखाई देते हैं स्ट्रोमा में, बहुत तरह के एंजाइम्स दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है रुबिस्को नाम का एंजाइम। रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को नाम का एंजाइम सबसे ज्यादा आपके स्ट्रोमा में पाया जाता है। होने को बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? रुबिस्को एंजाइम। इसका काम क्या? दुनिया का सबसे ज्यादा, अर्थ का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम का नाम पूछे, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ, दुनिया धरती पर अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रुबिस्को एंजाइम ही है। और एंजाइम कब यूज होता है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में काम आता है। इसलिए आपसे कोई पूछे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो आंसर होगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहां होती है? ग्राना में। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में बांट दिया गया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्राना में होगी और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी। क्यों होगी? क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए पिगमेंट चाहिए लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और पिगमेंट क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट ग्राना में होता है। और डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम चाहिए होते हैं, रुबिस्को एंजाइम, और रुबिस्को एंजाइम स्ट्रोमा में होता है। समझ में आई बात? अगली बात, दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को ही है दुनिया का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और इसलिए आपसे कोई पूछे कि आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन होता है? हाँ होता है। अगली बात, इसमें अपना खुद का ओन डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। सर्कुलर गोल शेप का होता है, डबल स्टैंडर्ड, दो स्टैंड से मिलकर बना होता है,
सर्कुलर होता है, नेकेड डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। तो याद रखिए, आपसे कोई पूछे कि ये आपके स्ट्रोमा में डीएनए होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड, 2 स्टैंड से बना हुआ है। कौन सा शेप का है? हेलिक्स जैसा है, ऐसा हेलिक्स जैसा आपके डीएनए जैसा है। ये आपके डीएनए में ऐसा डीएनए होता है ना, हेलिकल। तो हेलिकल है या सर्कुलर है? सर्कुलर शेप का है, इस तरह का शेप का नहीं है। नेकेड डीएनए क्यों कहा? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, इसलिए इस तरह के प्रोटीन, इस तरह के डीएनए को क्या बोला गया? नेकेड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है, अपना खुद का ओन, इसके पास अपना डीएनए है। और अपना डीएनए तो अपने डीएनए से क्या बना सकता है? अपना आरएनए बना सकता है। हाँ, अपना खुद का आरएनए भी बना सकता है। ये खुद के डीएनए से खुद का आरएनए बना लेगा, और खुद का डीएनए बन गया, खुद का आरएनए बन गया, और खुद के एंजाइम भी है। बस कमी है तो एक चीज की, अब और क्या चीज होगी इसके अंदर? तो इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, अपने खुद के राइबोसोम होते हैं इसके पास, ओन राइबोसोम होते हैं। यहां पर खुद के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और इसके राइबोसोम कैसे होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के थे। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम कैसे थे? 70S, इसमें भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो देखो, ओन डीएनए है, ओन आरएनए है, ओन मतलब खुद का, हाँ, राइबोसोम है, ओन एंजाइम है, सब कुछ अपना खुद का है। इसके पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम भी है, एंजाइम भी है। इन चारों की मदद से ये खुद का प्रोटीन बना सकता है कि नहीं बना सकता? खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, राइबोसोम भी खुद के हैं, और एंजाइम्स भी खुद के हैं। इन चारों की मदद लेकर ये क्या बना सकता है? खुद का ओन प्रोटीन बना सकता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है। और खुद का प्रोटीन बना सकता है, ओन प्रोटीन बना सकता है। इस वजह से आपको इसको भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या देखिए, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स 2 हो गए, एक माइटोकॉन्ड्रिया था और एक ये है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स था, क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब देखिएगा, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से इसे भी जानते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स? क्योंकि ये अपना खुद का ओन प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। अब पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, क्या क्या काम करता है। तो पहला तो काम सबको पता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो फोटोसिंथेसिस करना पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम, खाना बनाना हमारे लिए, हम सबके लिए, प्लांट ही बनाते हैं ना सबके लिए खाना। तो फोटोसिंथेसिस करना, फूड प्रिपेयर करना, पहला काम। दूसरा, अगर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी। धरती पर ऑक्सीजन गैस को बैलेंस करने का काम किसका है? इन्हीं का है। धरती पर ऑक्सीजन गैस बैलेंस भी यही करते हैं, और सबको खाना की पूर्ति भी यही करते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो फोटोसिंथेसिस करना पहला काम है इंपॉर्टेंट। दूसरा काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके रखना धरती पर। तीसरा है ग्रीनरी मेंटेन करना। आपके पेड़ हरे क्यों दिखते हैं? कोई भी प्लांट आसपास में हरा रंग का क्यों दिखता है, ग्रीनरी क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट को ग्रीन रंग देता है। तो ग्रीनरी मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का है। ग्रीनरी मेंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखते हैं। अगला काम है इनका साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये इसके पास डीएनए है ना अपना खुद का, इसकी मदद से ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेज सकता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करने का भी काम करते हैं। इतने सारे इसके काम हैं। अब बोले कैसे पैदा होते हैं? आपको पढ़ा चुके हैं कि आपके प्लास्टिड कैसे पैदा होते हैं। तो प्लास्टिड का जन्म प्रोप्लास्टिड से होता है। प्लास्टिड जन्म किससे होता है? हमने पढ़ाया था, प्रोप्लास्टिड से होते हैं। न्यू प्लास्टिड किससे बनता है? प्रोप्लास्टिड से। प्रोप्लास्टिड से न्यू प्लास्टिड बनेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, जो भी बनना है। तो क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें अगर हम, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे बनेगा? क्लोरोप्लास्ट आपका बनेगा प्लास्टिड से पैदा होगा।
और प्लास्टिड किससे बनेगा? उसके पहले वाले प्लास्टिड से, प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड से, वो उससे वाले पहले वाले प्लास्टिड से फ्यूजन कर करके। लेकिन आपसे पूछे दुनिया का सबसे पहला प्रोप्लास्टिड कैसे बनेगा, दुनिया का पहला, तो इसका भी आंसर है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इसका भी आंसर है। जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म कैसे हुआ था? इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी से। ऐसा माना जाता था कोई बैक्टीरिया कभी सेल के अंदर घुस गया होगा और वो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहा होगा और रहते 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 सेल का पार्ट बन गया होगा। वैसे ही इसका भी आंसर यही है कि कोई भी बैक्टीरिया आकर यहां पर सेल के अंदर घुस गया होगा, उससे आपका बना होगा क्लोरोप्लास्ट। और वो बैक्टीरिया कौन सा है जो गेस किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया रहा होगा जो कभी अंदर घुस गया होगा प्लांट के अंदर, और साइनोबैक्टीरिया की वजह से प्लांट क्लोरोप्लास्ट बन गया। क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन क्या मानते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट पैदा हुआ होगा। तो देखना, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो वही साइनोबैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से बना होगा। सिमिलरिटी आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें भी 70s राइबोसोम है, बैक्टीरिया में भी होता है। इसके पास भी नेकेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, बैक्टीरिया में भी सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। इसके पास भी आपके एंजाइम्स है खुद के, और उसके पास भी है। तो आपके बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी और उसकी मैच करती है। बैक्टीरिया के बच्चे फीजन से पैदा करते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी अपने बच्चा फीजन से पैदा करता है। इन सभी कारणों से ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला क्लोरोप्लास्ट कैसे बना होगा, पहला प्लास्टिड कैसे बना होगा? तो पहला प्लास्टिड बैक्टीरिया के अंदर घुसने से बना होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इस तरह अब हमने क्लोरोप्लास्ट भी, प्लास्टिड भी खत्म कर डाला। क्या क्या पढ़ लिया हमने? हम सेल पढ़ रहे थे और सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हम पढ़ते जा रहे हैं, एक करके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। यहां से एक क्वेश्चन जनरली होता है इन दोनों में से किसी एक जगह से, इसको अच्छे से पढ़ लेना माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? बार बार राइबोसोम का नाम आ रहा है, तो राइबोसोम पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू। फिर यहीं पे ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइबोसोम डिस्कस करेंगे।